नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। कनाडा की कुंडली में मानो ट्रंप कुंडली मार कर बैठ गए हैं। शनि वाली दृष्टि लेकर बैठे अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा, ग्रीनलैंड और मेक्सिको से लेकर अपनी मंशा साफ कर दी है। इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश भी ट्रंप को लेकर बेहद घबराए हुए हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं खालिस्तान का झंडा बुलंद करने वाले कनाडा की। जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रंप ने क्या कहा और क्यों कहा, जिससे दुनिया भर में दहशत फैली हुई है। मंगलवार को जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद फ्लोरिडा के मारा लोगो में डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप उस कृत्रिम रूप से खींची गई रेखा से छुटकारा पा लें और देखें कि वास्तव में वह दिखती कैसी है, और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बेहतर होगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और कनाडा एक साथ होंगे तो यह वास्तव में एक बहुत बड़ी बात होगी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया वेबसाइट ट्रूथ सोशल पर उत्तरी अमेरिका के 2 नक्शे पोस्ट किए। एक नक्शे में उत्तरी अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका के झंडे में रंगा हुआ है और उसके साथ लिखा हुआ है ओह कनाडा। दूसरी पोस्ट में उत्तरी अमेरिका पर लिखा है संयुक्त राज्य यूनाइटेड स्टेट। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा कि कनाडा में बहुत से लोग 51वां राज्य बनाना पसंद करते हैं और उस कनाडा के लोग अमेरिका का 51वां राज्य बनना पसंद करते हैं। अमेरिका अब भारी व्यापार घाटे और सब्सिडी को सहन नहीं कर सकता, जिसकी कनाडा को अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए आवश्यकता है। जस्टिन ट्रूडो को यह बात पहले से पता थी, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ट्रंप ने कहा कि अगर कनाडा का अमेरिका में विलय हो जाता है तो कोई टैरिफ नहीं होगा, टैक्स बहुत कम हो जाएंगे। इससे कनाडा और रूसी चीनी जहाजों के खतरे से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा, जो लगातार उन्हें घेरे रहते हैं। एक साथ मिलकर यह कितना महान राष्ट्र होगा। वहीं अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि 20 जनवरी को ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अगर वो टैरिफ लगाते हैं तो यह कनाडा की अर्थव्यवस्था को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाएगा। मारा लागो में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने एक बार फिर अपनी चिंताओं को दोहराते हुए कहा था कि मैक्सिको और कनाडा के रास्ते अमेरिका में ड्रग आ रहा है। कनाडा की तरह ही मैक्सिको पर भी 25% टैरिफ लगाने की चेतावनी भी दी। अमेरिकी आंकड़ों के मुताबिक मैक्सिको से लगी सीमा की तुलना में अमेरिका कनाडा सीमा से नशीली दवाओं के जब्त करने की मात्रा बेहद कम है। हालांकि कनाडा वादा कर चुका है कि वह सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए तरीके अपनाएगा। हालांकि ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाने के लिए वह सैन्य बल इस्तेमाल का विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेना पर कनाडा के खर्च को लेकर उन्होंने चिंताएं जताई। जनवरी से अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर कनाडा के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर ट्रूडो और एनडीपी नेता जगमीत सिंह ने ट्रंप के बयान की निंदा की, तो कनाडा के विपक्षी नेता पियरे ने ट्रूडो को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है, कनाडा अमेरिका का हिस्सा बनेगा, ट्रूडो ने बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे दोनों देशों के श्रमिक और समुदाय हम दोनों के बीच सबसे बड़े व्यापारिक और सुरक्षा साझेदार होने से लाभान्वित होते हैं। बस करो डोनाल्ड, यह कोई कनाडा वासी आपको ज्वाइन नहीं करना चाहता, ये जगमीत सिंह ने कहा। हम प्राउड कैनेडियंस हैं। जिस तरह से हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और अपने देश की हिफाजत करते हैं, हमें उस पर नाज है। आपके हमले सरहद की दोनों ओर नौकरियों पर असर डालेंगे। अगर आप कनाडा के लोगों की नौकरियां खाएंगे तो अमेरिका को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कनाडा के लोगों की नौकरियों को बचाने के लिए आग से मुकाबला आग से करना होगा। वहीं कनाडा के विपक्षी नेता पियरे ने कहा कि हमारी कमजोर और दयनीय एनडीपी लिबरल सरकार इन स्पष्ट बिंदुओं को सामने रखने में विफल रही है। मैं कनाडा के लिए लड़ूंगा। जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो हम अपनी सेना का पुनर्निर्माण करेंगे
और कनाडा अमेरिका दोनों की सुरक्षा की सीमा पर नियंत्रण वापस लेंगे। रूस और चीन को बाहर रखने के लिए हम अपने आर्कटिक पर नियंत्रण वापस लेंगे। हम टैक्स खत्म करेंगे, लाल फीताशाही कम करेंगे और हमारे देश में तनख्वाह और उत्पादन वापस लाने के लिए बड़े पैमाने पर संसाधन परियोजनाओं को तेजी से हरी झंडी दिखाएंगे। दूसरे शब्दों में, हम कनाडा को पहले रखेंगे। कनाडा ही नहीं, देश दुनिया भर में संकट है। संकट केवल कनाडा के लिए ही नहीं, बल्कि मैक्सिको, ग्रीनलैंड और मिडिल ईस्ट पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने से पहले ही कूटनीतिक तूफान ने हड़कंप मचा कर रखा है। ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड से लेकर पनामा कैनाल और मैक्सिको गल्फ पर पड़ गई है। ट्रंप ने फ्लोरिडा के मारे लोगों में संवाददाताओं से कहा कि हम गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका करने जा रहे हैं। गल्फ ऑफ अमेरिका कितना अच्छा नाम है, ट्रंप ने कहा, यही सही है। हालांकि ट्रंप ने इसके लिए कोई समय सीमा नहीं बताई, लेकिन उनके इस ऐलान से कई देश सकते में आ गए हैं। बात ग्रीनलैंड की करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए कहा कि ग्रीनलैंड पर नियंत्रण पाने के लिए वह सैन्य बल या आर्थिक दबाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। मौजूदा समय में स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड रक्षा और विदेशी मामलों को लेकर डेनमार्क के अंतर्गत आता है। खनिजों से भरपूर ग्रीनलैंड को अमेरिका अब खरीदना चाहता है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि ग्रीनलैंड का भविष्य ग्रीनलैंड के हाथों में सुरक्षित है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने यह भी स्वीकार किया कि अमेरिका और डेनमार्क प्रमुख सहयोगी हैं। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। दो महासागरों के बीच स्थित और ज्यादातर बर्फ से ढका ग्रीनलैंड में 56,000 लोग रहते हैं। आपको बता दें कि इसी तरह से 1867 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रू जॉनसन ने रूस से अलास्का को करीब 7.2 मिलियन में खरीदा था, जिसको 1959 में अमेरिका का 49वां राज्य बना दिया गया था। अमेरिका के मौजूदा एग्रेशन की वजह दुनिया में बदले हालात है, जिसके कारण ही ट्रंप आक्रामक नजर आते हैं। रूस ने यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है और उसका पूरा ध्यान इस युद्ध पर केंद्रित है। चीन की बात करें तो चीन ताइवान को लेकर आक्रामक है, जिससे उसका ध्यान दूसरी वैश्विक घटनाओं से भटका हुआ है। मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहां के तमाम इस्लामिक मुल्क इजरायल के विस्तार को लेकर चिंतित हैं, जिससे ट्रंप अमेरिका के लिए क्षेत्रीय संतुलन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रंप की हम्मास को धमकी के बाद हम्मास 34 बंधकों की रिहाई पर राजी हो गया है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस वक्त कमजोर स्थिति में है और अमेरिका को रोकने में असमर्थ है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरिमोहन कौशिक, रिसर्चर, और जी एस सोढ़ी साहब, सिक्योरिटी एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सोढ़ी साहब, पहला सवाल आप ही से। अमेरिका जिस तरीके से एग्रेशन दिखा रहा है और बार बार बता रहा है कि उसकी नजर में मैक्सिको है, उसकी नजर में कनाडा है, उसकी नजर में पनामा कैनाल है, उसकी नजर मिडिल ईस्ट पर भी है। इस पूरे एग्रेशन को, अमेरिका के पूरे एग्रेशन को भारत के लिहाज से आप कैसे देखते हैं? प्रसून जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपकी न्यूज और विख्यात पैलेस के साथ अमेरिका और कनाडा की दशकों पुरानी दोस्ती, जिसकी बेमिसाल दी जाती थी पूरी दुनिया में, डोनाल्ड ट्रंप के बयान पिछले कुछ दिनों में आए, जिसमें कनाडा और अमेरिका की दोस्ती एक बहुत ही लो पे आ चुकी है। और ये अमेरिका के लिए बहुत खतरे की बात है, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बयान दे रहे हैं कि वो कनाडा 51st स्टेट बनाएंगे, ग्रीनलैंड गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलेंगे, ये अपने आसपास के दुश्मनों को बढ़ावा दे रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को याद रखना चाहिए कि उनकी ऐसे बयान से चीन को एक बहुत बड़ी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, वहां पे आक्रामक होने का, अपना पैसे की पावर इस्तेमाल कर आने वाले
वाले समय में अमेरिका की जीतें पैदा होंगी। जहां तक आपका प्रश्न है, डोनाल्ड ट्रंप पे क्या असर पड़ेगा, भारत के लिए बहुत ही एक डिप्लोमेटिक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि भारत अगर डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों को सपोर्ट करेगा तो ये दुनिया को संदेश जाएगा कि भारत स्वतंत्र देशों पे अमेरिका का कब्जा चाहता है, और अगर भारत के बयानों के अगेंस्ट जाएगा तो हम शक्ति के खिलाफ जाएंगे और कुछ में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने वाले हैं। तो भारत के लिए ये बहुत ही असमंजस का समय है। अमेरिका के लिए कठिन समय आने वाला है, क्योंकि उसके उत्तर और पूर्वी बॉर्डर पे कनाडा है और मेक्सिको है, और अगर ऐसे बयान कल थोड़े एक्शन में भी बदल गए तो कनाडा और मेक्सिको पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ हो जाएंगे। चीन वहां पे अपना दबदबा बनाएगा। अगले 4 साल अमेरिका के लिए बड़े कठिन साबित होंगे डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद के नीचे। चलिए, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हरिमोहन कौशिक जी मौजूद हैं। हरिमोहन कौशिक जी, हर देश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री एक तरीके की कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पनामा के विदेश मंत्री मार्टिनेज आचा ने कहा कि हमारे संघर्ष और अपरिवर्तनीय विजय का हिस्सा रहा है यह पनामा कैनाल। यह नहर पनामा वासियों की है और यह इसी तरह बनी रहेगी। मुझे नहीं लगता है ट्रंप ऐसे ही बिना किसी रणनीति के तहत केवल बयानबाजी के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने ठोस रणनीति अपना ली है। चंद दिनों पहले कई लोग कहते थे कनाडा पे बयान उनका महज एक मजाक है। अब उसकी गंभीरता लोगों को दिखने लगी है। अब कनाडा बिलबिला रहा है। मेक्सिको सिटी वह भी थोड़ा सा चिंतित है। बात करें ग्रीनलैंड की, तो ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री मूते गाडे ने कहा कि डेनमार्क को उसके विदेशी मामलों पे और रक्षा मामलों पे उसका अधिकार है, और आप अगर ग्रीनलैंड की बात करते हैं तो वहां स्वशासन लगा हुआ है, सेल्फ रूल लगा हुआ है, और आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ग्रीनलैंड बिकने के लिए तैयार नहीं है। तो आखिर कैसे इतना एग्रेशन ट्रंप दिखा रहे हैं, और ट्रंप को कोई रोकने वाला है या नहीं? सर बहुत बहुत शुक्रिया, और सोढ़ी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मेरे साथ ये मंच साझा कर रहे हैं, और आपका धन्यवाद जो आपने बुलाया। सर देखिए, 4 जगह पर या 4 रीजन्स हैं जहां पर ट्रंप जो है वो काफी ज्यादा वोकल हो चुका है। कनाडा से जो काम शुरू हुआ था उसमें पनामा जुड़ गया, उसमें ग्रीनलैंड जुड़ गया, उसमें मेक्सिको जुड़ गया। सर मुझे ऐसा लगता है कि चारों के चारों अपने आप में टोटली डिफरेंट है। 4 एक बंदा बोल रहा है, यानी ट्रंप बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अमेरिका का पर्सपेक्टिव इन चारों के मामले में सेम होना चाहिए। सर सबसे पहले अगर हम ग्रीनलैंड से शुरू करें, क्योंकि सबसे नॉर्थ में वही पड़ता है। देखिए, ग्रीनलैंड के ऊपर दावा करने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन या नॉर्थ पोल के आसपास का जितना भी सी है, अगर उसे देखेंगे तो वो इस टाइम पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रहा है। वहां पर 6 महीने बर्फ जमी हुई नहीं रहती है। अब वो पूरा साल पॉसिबली, जहां तक मुझे ध्यान है, मुझे याद आ रहा है, पूरा साल वहां पर नेविगेशन पॉसिबल है। दुनिया में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज, बहुत बड़े अमाउंट में रिसोर्सेज वहां मौजूद हैं। रशिया का बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस उस रीजन में है, क्लेम उस रीजन में है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, रशिया के काउंटर में या तो डेनमार्क है जो कमजोर देश है, या फिर एक कनाडा है जो कि कमजोर देश है। अमेरिका का अलास्का रीजन है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है जितना कि आर्कटिक ओशियन में होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ग्रीनलैंड पर क्लेम उस पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो कहीं ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि अमेरिका हमेशा सी लेन्स, सी रूट्स, ट्रेड रूट्स पर अपना डोमिनेंस बनाए रखता है, रिसोर्सेज के ऊपर अपना कब्जा बनाए रखने की कोशिश किए रखता है, और वहां नए रिसोर्सेज अगर मिले हैं तो ग्रीनलैंड को इग्नोर अमेरिका नहीं कर सकता। अब वो भले ही उसको अपने दोस्त के साथ कोई दगाबाजी करनी पड़े, उसको धमकाना पड़े या कुछ भी, उसके रिपरकेशंस क्या होंगे वो बाद में देखेंगे। दूसरा है सर कनाडा। हम ये नहीं भूल सकते कि कनाडा एक ऐसा कंट्री है जो कि कहीं ना कहीं डीप स्टेट का एक अल्टरनेट स्टेट बन के रहता है। कनाडा में इस टाइम पर जो भी हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है वो उसमें ट्रंप का फोकस एंटी, जो कह सकते हैं नेशनलिस्ट
जो या फिर यूं कहें कि डीप स्टेट के जो एजेंट्स कनाडा के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे वो ट्रूडो की फॉर्म में हुआ, चाहे जगमीत सिंह की फॉर्म में हुआ, अल्टीमेटली कनाडा एक ऐसा स्टेट रहा है जो ट्रंप को पिछली बार हराने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। और यहां पर डीप स्टेट की लड़ाई के चलते ट्रूडो ने बहुत जबरदस्त लेवल पर हेल्प की थी बाइडेन की, और ट्रंप को हराने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ये आप देखेंगे ना सर, और किसी के राजा या किसी भी प्रधानमंत्री वगैरह को ह्यूमिलिएट नहीं किया है, इसको ह्यूमिलिएट किया है, इंसल्ट किया है। लिटरली इंसल्ट करने के पीछे का बड़ा रीजन यही है कि अल्टीमेटली मुझे नहीं लगता कि 51st स्टेट बनाने का कोई ऑफर है या गवर्नर कुछ कहने के पीछे ह्यूमिलिएशन यहां मुझे मेन कंसर्न नजर आ रहा है। और ऐसी सिचुएशन में अगर कोई नैरेटिव खड़ा हो जाता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कनाडा एक बहुत अच्छा कंट्री रहा है, बहुत अच्छा फ्रेंड रहा है अमेरिका का। और अगर कंजर्वेटिव्स कनाडा के अंदर बैठ जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे ट्रंप। और अगले 4 साल, क्योंकि अक्टूबर से पहले कनाडा में चुनाव होने जरूरी है, तो कनाडा के अंदर अगर ट्रंप के फेवर वाली गवर्नमेंट यानी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आ जाती है तो ट्रंप को बहुत फायदा मिलेगा। अब आ जाते हैं सर मैक्सिको। मैक्सिको की अमेरिका से लड़ाई इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर है, और अमेरिका ने पहले तो, और ये लिटरली यहां पर सबसे, और ड्रग्स, इलीगल माइग्रेंट्स और ड्रग्स को लेकर है। कनाडा के साथ भी इलीगल माइग्रेंट्स ड्रग्स दोनों को लेकर है, और डीप स्टेट मैक्सिको के साथ। और यही रीजन है कि मैक्सिको के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करना, वरना एक गल्फ का नाम बदल के आप गल्फ ऑफ मैक्सिको की जगह गल्फ ऑफ अमेरिका कर रहे हैं, उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, नाम बदलने का मतलब है कि इशारा देना कि मान जा वरना अच्छा नहीं होगा। बोलने का तरीका अलग है। लेकिन एक लास्ट सर, पनामा कैनाल। सर पनामा एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जो अगर अमेरिका के हाथ से निकल जाता है तो अमेरिका को 12 से 16 हजार किलोमीटर लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके आना पड़ेगा पूरे का पूरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को घूमकर, जिसमें उसको प्रॉब्लम भी होगी, कॉस्ट भी बढ़ेगी, सब चीजें होंगी। और यहां पनामा में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, हमें समझना होगा। और पनामा से लेकर चिली से लेकर पेरू से लेकर पैराग्वे से लेकर बहुत सारी जगहों पर चाइना का इन्फ्लुएंस जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो अमेरिका एक मैसेज देना चाहता है, और वो शुरुआत पनामा से करना चाहता है। ट्रंप एक मैसेज देना चाहते हैं कि बहुत हुआ चाइना के साथ तुम्हारा याराना, अब मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं। हरिमोहन कौशिक जी, आप बेहद अहम बात बता रहे हैं, लेकिन डेनमार्क को लेके जैसे आपने कहा कि अगर बात की जाए ग्रीनलैंड की, तो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप। मुझे लगता है बात इससे आगे की है, क्योंकि उन्होंने डेनमार्क को सीधे सीधे डराते हुए कहा है कि अगर वहां जनमत संग्रह होता है और लोग किसी भी तरीके से अमेरिका से जुड़ते हैं तो मैं डेनमार्क के ऊपर बड़े टैरिफ लगाऊंगा। मतलब ये है कि आप दंड के लिए तैयार रहिए या प्रेम से दे दीजिए। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी तक जो परिस्थितियां बन रही है, जैसे उन्होंने साफ कर दिया कि अगर मुझे सैन्य बल का भी प्रयोग करना पड़े तो हम विचार करेंगे। कनाडा के मामले में बात नहीं हुई है सैन्य बल की, लेकिन इन दोनों के मामले में तो एकदम साफ तौर पे कह रहे हैं कि सैन्य बल का होगा। सोढ़ी साहब, आपको क्या लगता है कि ट्रंप इस मामले को या इन जगहों पे कब्जा करने के लिए युद्ध का सहारा लेंगे या केवल दबाव के जरिए ही इस पे नियंत्रण पा लेंगे? प्रसून जी, कारण कुछ भी हो, ये चारों जो देश हैं जिनकी अभी बात हो रही है, चर्चा हो रही है, ये स्वतंत्र देश हैं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप इनमें से एक भी देश में भी अपनी सेना का इस्तेमाल करते हैं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन में क्या फर्क रहेगा? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में और रूस में क्या फर्क रहेगा? फिर हम अगर दुनिया रूस की आलोचना करे कि उसने यूक्रेन जैसे स्वतंत्र देश पे अपनी सेना भेजी, कल अमेरिका अगर डेनमार्क में, ग्रीनलैंड में, पनामा में, कनाडा में अपनी सेना भेजता है, तो ये दोनों महाशक्तियों में फर्क क्या रहेगा? डोनाल्ड ट्रंप को एक बात समझनी चाहिए, चुनावी जो भाषण होते हैं वो अलग होते हैं। अभी वो कुछ ही दिन में राष्ट्रपति बनने वाले हैं, उन पे इतना बड़ी जिम्मेदारी आएगी। सोढ़ी साहब, इसी बीच में आपको रोक के एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछना है। आपको क्या लग रहा है कि ये केवल ट्रंप की अपनी सोच है? मुझे तो लग रहा है पूरा अमेरिकी प्रशासन इसके लिए लगा हुआ है, और कोई राष्ट्रपति इस तरीके से बचकाना बयान नहीं दे सकता बिना किसी रणनीति के। सोढ़ी साहब,
प्रसून जी देखिए, अमेरिका का जो शासन होता है वो एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जो वहां का राष्ट्रपति बोलता है वही वहां के शासन को करना पड़ता है। और शासन चाहे एग्री करे ना करे, अमेरिका के राष्ट्रपति का बहुत ताकत होती है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक किताब है द ब्लड टेलीग्राम जो गैरी बास ने लिखी है बांग्लादेश के ऊपर 1971 के ऊपर। उसमें राष्ट्रपति निक्सन और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंगर पूरी तरह से पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे जब ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है वहां पे जेनोसाइड हो रहा था, नरसंहार हो रहा था। और जो अमेरिकी शासन था पूरा राष्ट्रपति को छोड़ के बाकी पूरा राष्ट्रपति के खिलाफ था, लेकिन वो कुछ ना कर सके क्योंकि राष्ट्रपति अमेरिका का जो होता है उसके पास बेशुमार ताकत होती है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो अपने खुद बयान से कह रहे हैं, खुद अपनी सोच समझ से कह रहे हैं। जहां तक अमेरिकी शासन है, 20 जनवरी के बाद जो वो अपने सलाहकार भी लाएंगे, वो अगर नहीं भी चाहें तो उन्हें डोनाल्ड ट्रंप की बात माननी पड़ेगी। अमेरिका ने ऐसी भारी गलती 1971 में की थी, अमेरिका अब ऐसी भारी गलती करेगा अगर डोनाल्ड ट्रंप के जो ये बयान है वो वाकई सच में या एक्शन में चलिए हमारे साथ हरिमोहन कौशिक जी। हरिमोहन कौशिक जी, अगर मान लिया जाए कि युद्ध तक न जाए ट्रंप, तब भी उनके दबाव की रणनीति कारगर साबित हो रही है। हमास को ले लिया जाए तो आज बयान आया है कि 34 बंधकों की रिहाई, इजरायली बंधकों की रिहाई कर सकती है। सुलह समझौते की बात शुरू हो गई है। ट्रंप की टाइमलाइन काम कर रही है। ट्रंप ने कहा था 20 जनवरी से पहले, मेरे शपथ ग्रहण से पहले रिहा कर दो, नहीं तो खामियाजा उठाने के लिए तैयार रहना। और अब 34 बंधकों की रिहाई के संदेश आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है, ट्रंप अपने दबाव के जरिए ही इन मुद्दों को सुलझा लेंगे? सर, अगर हमास को देखें तो हमास पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की कृपा के ऊपर ही तो चल रहा था। आप थोड़ा सा डॉट्स को अगर हम लोग कनेक्ट करें तो अमेरिका के ऊपर डिपेंड करता है कतर। कतर के अंदर बैठे हैं हमास के हेड, जो लीडर्स। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इजराइल अमेरिका के ऊपर डिपेंड करता है, हमास के लीडर्स जहां बैठे हुए हैं वो, या जहां वो शरण लेकर बैठे हुए हैं वो अमेरिका के टुकड़ों पर बलता है, अमेरिका के ऊपर पूरे तरीके से डिपेंडेंट है। तो हमास के पास अमेरिका की बात ना मानने का ऑप्शन क्या है? इसके मामले में तो हमें बाइडेन को खड़ा करना पड़ेगा ना कटघरे के अंदर कि तुमने जो काम ट्रंप ने आके खुले में धमकी देके ये कुछ दिन के अंदर करवा दिया, आपने आने से पहले करवा दिया, तुमने वो काम 1.5 साल में क्यों नहीं करवाया? सर, इसके लिए बाइडेन जिम्मेदार है ना। हमास जो है वो असलियत में इजराइल का ही खड़ा किया हुआ ऑर्गेनाइजेशन है। इजराइल ही उसको किसी तरीके से जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी उसके अगेंस्ट खड़ा कर रहा था। अब हमास को अमेरिका ने हाईजैक किया और उस हमास को यूज किया ताकि गाजा स्ट्रिप को खाली करवाया जा सके। एक बवाल क्रिएट करवाए रखा गया। मुझे इसमें कोई कहते हुए कोई शर्म नहीं आ रही या मेरे को कोई गलतफहमी नहीं लग रही है। ट्रंप आए, ट्रंप ने साफ कह दिया मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, चुप बैठ जाओ। उन्हें पता लगा कि अमेरिका जो है वो मानने को, हमास को लगा कि मानने वाला नहीं है। अमेरिका अब असली में जो हमारे को पैसे दे रहा है और जो दबाव सपोर्ट कर रहा है वो खत्म हो जाएगी, तो हम वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो हरिमोहन कौशिक जी, ट्रंप जो कर रहे हैं वो कैल करने दो। जी हरिमोहन कौशिक जी, एक बड़ा सवाल उसके बाद यह निकल के आ रहा है कि दुनिया भर में ट्रंप के अगले कदम को लेकर जो दहशत फैलती जा रही है उससे भारत को डरना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, या भारत के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है? आप इसे कैसे आंकते हैं? सर, मुझे ईरान के मामले में, इंडिया ईरान रिलेशंस जो हैं उनके मामले में एक दबाव महसूस होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, जो इंडिया अमेरिका ट्रेड रिलेशंस है उसके मामले में थोड़ा सा दबाव महसूस होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन अगर ईरान के मामले को छोड़ दिया जाए तो अमेरिकन इंटरेस्ट है। बाकी मुझे इंडिया के मामले में ऐसा कुछ दबाव महसूस होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिस डीप स्टेट के शिकार ट्रंप हुए हैं उसी डीप स्टेट का दबाव या वही डीप स्टेट इंडिया में भी दुश्मनी निभा रहा है। इन दोनों के दुश्मन तो सेम है। हाँ, एलन मस्क वाले मामले में हो सकता है कि टेस्ला को यहाँ कंसेशन दो, ट्रेड ड्यूटीज कम करो, वो तो हमारी लड़ाई हमेशा चलेगी। इसके अलावा मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर नजर नहीं आता कि हमारे को किसी तरीके की धमकी दी जा रही है और कुछ। जी सोढ़ी साहब,
जो देश अमेरिका को लेकर अलर्ट नहीं रहा, सचेत नहीं रहा, उसको खामियाजा उठाना पड़ता है। जो इस गलतफहमी में रहता है कि अमेरिका हमारा दोस्त है, उसको खामियाजा उठाना पड़ता है। इसके तमाम उदाहरण हैं, पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक। अब ऐसे में भारत के पास क्या उपाय बचा है, जबकि रूस और चाइना आंतरिक मामलों में उलझे हुए हैं? देखिए प्रसून जी, बहुत जरूरी हो जाता है भारत को, जो हम 1947 से लेकर अब तक अपनी न्यूट्रल और नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी का पालन करता है, उसे हमें अग्रसर रखना चाहिए, क्योंकि किसी ने हमें इस पोजीशन पे लाया जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी प्रशंसा हो रही है, जहां दुनिया के कई देश हमें इज्जत के साथ देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगर अपने सबसे करीबी मित्र कनाडा के खिलाफ जा सकते हैं, तो हम कहां के हैं? कभी ये कुछ दिनों पहले तक कोई इंसान सोच नहीं सकता था कि अमेरिका और कनाडा के बीच में सोनी साहब 30 सेकंड में सोनी साहब 30 सेकंड में आपसे जानना चाहते हैं, भारत के पास उपाय क्या है? देखिए उपाय हमारे पास यही है कि हमें अपनी बाजार को, अपनी मार्केट को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को खुद हमें और ताकतवर करना होगा। हमारे देश की एक जो बिगेस्ट ड्रॉबैक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं, हम चीज कोई भी बनाते हैं उसके लिए टेक्नोलॉजी, चाहे हम अमेरिका से। बेहद अहम बात कर रहे हैं सोढ़ी साहब कि अगर भारत को मजबूत बनना है तो चाइना मॉडल पे, टेक्नोलॉजी के लेवल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे और प्रोडक्शन के लेवल पे आत्मनिर्भर होना होगा। आप दोनों मेहमान इस खास चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।